हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी शानदार चल ही रही होगी। आपको तो पता ही है कि हम पीटी 365 की सीरीज़ को कर रहे थे और आज हमारी आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट होगी। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी आर्ट एंड कल्चर की पीटी 365 को। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखने वाले हैं भाई इंडिया के कुछ स्कल्पचर्स को, कुछ आर्किटेक्चर को जो हमारे न्यूज़ में रहे। ठीक है, पिछले 365 दिनों में कौन कौन से स्कल्पचर्स, कौन कौन से आर्किटेक्चर ऐसे हैं जो न्यूज़ में रहे, उनको आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो मैम सबसे पहले आप क्या बताओगे? तो मैम सबसे पहले बताने वाली हैं ओडिशा की जो टेम्पल आर्किटेक्चर है। भाई हमारे हर जगह मंदिर मिलते हैं ना, तो उड़ीसा के जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फेमस टेम्पल्स हैं जो उड़ीसा में मिलते हैं हमें। तो वहाँ के टेम्पल्स की क्या खासियत है, वो कैसे बने हैं, उनका क्या आर्किटेक्चर है, ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, वो सब तो सही है, लेकिन मैम आखिर ये उड़ीसा के ही टेम्पल क्यों? भाई हम कहीं और के भी ले सकते थे, लेकिन उड़ीसा के ही टेम्पल हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों न्यूज़ में थे ये? तो भैया बहुत सारे रीजन्स हैं, अलग अलग इंसिडेंट होते रहे जिसकी वजह से जो कलिंगा आर्किटेक्चर है, जो उड़ीसा के टेम्पल हैं, ये न्यूज़ में आ ही जा रहे हैं। इसीलिए अब जब इतनी बार ये न्यूज़ में आए हैं तो इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। अच्छा, अगर हम और बात करते हैं तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या कहा, जो उड़ीसा गवर्नमेंट का एक ऑर्डिनेंस आया था, उड़ीसा का जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो लिंगराज टेम्पल है, ठीक है, और इससे जुड़े हुए जो और टेम्पल हैं, लिंगराज टेम्पल और उससे जुड़े हुए आसपास के जो टेम्पल्स हैं, उसको एक स्पेशल लॉ के अंडर लाना चाहती थी हमारी उड़ीसा की सरकार। लेकिन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपोज किया है। उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं ठीक है। ठीक है, अभी ऑब्जेक्शन आखिर क्यों किए, क्यों उन्होंने बोला कि नहीं आप दूसरे स्पेशल लॉ के अंडर ये लिंगराज टेम्पल और दूसरे टेम्पल्स को नहीं ला सकते? भाई तो कुछ तो रीज़न होगा ना। तो इन्होंने कहा कि जो ये क्या हुआ है, ये ऑब्जेक्शंस इसलिए रेज हुए हैं, जो आपकी जो उड़ीसा गवर्नमेंट है ये किस लॉ के अंडर इसको लाना चाह रही थी लिंगराज टेम्पल को। तो आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा गवर्नमेंट क्या कर रही है, जगन्नाथ टेम्पल जो है हमारी उड़ीसा में मिलता है, तो ये जो जगन्नाथ टेम्पल है इसके आसपास का एरिया को ब्यूटिफाई करने की कोशिश कर रही है उड़ीसा गवर्नमेंट। इसी प्रोजेक्ट के अंडर इन्होंने बोला कि जो लिंगराज टेम्पल है इसको हम एक स्पेशल लॉ के अंडर लाएंगे, बट हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं। ठीक है, तो दोनों ही आपको रीजन पता होने चाहिए कि पहला क्या हुआ है, ओडिशा गवर्नमेंट ब्यूटिफिकेशन कर रही है जगन्नाथ टेम्पल के अराउंड, तो उसमें भी ऑब्जेक्शन रेज हुआ है। सेकंड थिंग इज कि लिंगराज टेम्पल जो है उसको स्पेशल लॉ के अंडर लाने की कोशिश की जा रही है ओडिशा गवर्नमेंट की, और ये कोशिश जो है इसके अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी खड़ी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ अपने जो टेम्पल्स हैं उड़ीसा के उनको। ठीक है, तो ये पहला हम देखते हैं जगन्नाथपुरी टेम्पल। ठीक है, मोस्ट फेमस टेम्पल, राइट। उड़ीसा की अगर बात आती है तो हमें जगन्नाथ टेम्पल ही याद आता है, जगन्नाथपुरी ही याद आती है, राइट। तो इसकी अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो ये लॉर्ड जगन्नाथ के लिए डेडिकेटेड है। भाई वो मान लो कोई भी मंदिर बनता है ना, तो वो मंदिर बनता है तो किसी भगवान के लिए हम डेडिकेट भी तो करते हैं, जैसे कि ये शिव मंदिर है, ठीक है, ये आपका शक्ति मंदिर है, यहाँ पर आपकी दुर्गा मैया बैठी है, यहाँ पर आपकी काली मैया का मंदिर, राइट। तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई देवी देवता के लिए उस मंदिर को डेडिकेट करते हैं, है ना। एक भगवान जी होते हैं, एक माता रानी है, उनके लिए हम उस टेम्पल को डेडिकेट करते हैं। हम बोलते हैं ना ये माता रानी का मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है, राइट, ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है, ये श्री राम जी का मंदिर है। तो ऐसे ही ये जो आपका जगन्नाथ टेम्पल है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड जगन्नाथ के लिए। अब मंदिर है तो अपने आप तो नहीं बना हुआ, किसी ने बनवाया भी होगा। हाँ जी, बनवाया है। किसने बनवाया है? तो जो किंग थे, किंग अनंत वर्मन चोडगंगा देव, ठीक है, ये उनका नेम है। ये जो किंग हैं ये पहले किंग थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के। इन्होंने 12th सेंचुरी में इस मंदिर को बनवाया है। 12th सेंचुरी का मतलब समझ रहे हैं, जो 1100 वाली जो लाइन है, जैसे भी हमारी चली ना 2023, ठीक है, ये चल रहा है, तो हमारी अभी क्या चल रही है 2023 चल रही है। ये क्या है, उस टाइम पर 1100 समथिंग, ठीक है, उस सेंचुरी में ये टेम्पल बनवाया गया है।
राइट। अब हमारी क्या सेंचुरी चल रही है 21st, जिसमें हम 2000 में बात करते हैं ना, और सेंचुरी कैसी है 21st। ऐसे ही ये जो 12th सेंचुरी है बट 1100 की लाइन वाली जो अब ये ईयर्स होती हैं उसमें ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये मंदिर बना है, आपको याद रखना है, ठीक है। और किसने बनवाया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, भी क्वेश्चन बन भी सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जो किंग अनंत वर्मन थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के पहले किंग, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया। वो तो मारकर चले गए बट ये मंदिर अभी भी वैसा का वैसा है, यहाँ पर अभी भी पूजा होती है, ठीक है। ओके, अब ये तो मंदिर की हिस्ट्री जान ली। आर्किटेक्चरल डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए कि भैया आर्किटेक्चर कैसा है इस मंदिर का। तो ये जो है मेन टेम्पल है वो कलिंग आर्किटेक्चर में बना है। तो आपको वैसे भी याद रखना है कि जो उड़ीसा है भाई वहीं पर तो कलिंगा है ना, तो कलिंगा आर्किटेक्चर आपका कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। ये आपको ये देखो, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही है। क्या बोल रहे हैं कि अब जैसे हम लोग खड़े होते हैं ना, हम लोग खड़े होते हैं और धूप पड़ती है तो क्या होता है, हमारी कोई ना कोई शेडो बनती है। धूप क्या, अगर हम लाइट में भी खड़े हो जाए, रात में भी खड़े हैं बट अगर लाइट जल रही है घर में तो हमारी शेडो बन जाती है, राइट। बट इस मंदिर की शेडो पूरे दिन में कभी भी नहीं बनती, ठीक है, कभी भी इसकी शेडो नहीं बनती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर आपको समझनी चाहिए। जो होली ट्रिनिटी है उनकी आइडल्स जो हैं वो वुड से कार्व आउट होती हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, भाई स्टेटमेंट बन सकता है कि मार्बल की जो आइडल्स है वो है, या फिर ग्रेवल की है, ग्रेनाइट की है आइडल्स, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो मूर्ति हैं वो किसकी हैं, लकड़ी की हैं, ठीक है। इसमें किस किस की मूर्ति है, लॉर्ड जगन्नाथ की, ठीक है, देवी सुभद्रा की एंड उनके बड़े भाई जो बाल भद्र हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना राधा कृष्ण, अगर आपने देखा हो तो आपस में कौन कौन है, दो बलदाऊ हैं, ठीक है, फिर अपनी जो श्री कृष्ण है और उनकी सिस्टर सुभद्रा, ठीक है। तो इन तीनों की क्या है, यहाँ पर आइडल है, मूर्ति है, ठीक है। उसके बाद में जो कार्विंग है टेम्पल पर, वो उसमें कौन बने हुए हैं, कार्विंग में क्या फूल पत्ती बनी है, नहीं, यहाँ पर गॉड और गॉडेस की मूर्तियाँ हैं, ठीक है, कार्विंग बनी हुई है मंदिर में। तो आपको ये आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। अच्छा, और क्या क्या की फीचर्स हैं, तो जो जगन्नाथ रथ यात्रा है जिसको हम चैरियोट फेस्टिवल भी बोलते हैं, वो भी यहीं पर सेलिब्रेट होता है। इसको यमनिका तीर्थ बोलते हैं, इस मंदिर को हम क्या बोलते हैं, यमनिका तीर्थ, ठीक है। अच्छा, एंट्रेंस पे एक अरुण स्तंभ है जिसको हम सन पिलर बोलते हैं, जो कि कोणार्क के सन टेम्पल में था लेकिन वो अब यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा जी, अब हमें पूरी की पूरी जगन्नाथ टेम्पल के बारे में तो पता चल चुका है, बट एक दूसरा मंदिर भी था न्यूज में, क्या था, लिंगराज टेम्पल, उसको भी समझते हैं। हिस्ट्री क्या है, तो ये जो लिंगराज टेम्पल है डेडिकेटेड किसको है, तो ये है लॉर्ड शिव को, ठीक है, भुवनेश्वर में ये मिलता है, ठीक है। और इसको हम स्वयंभू बोलते हैं। देखो स्वयंभू, तो हम शिव शंकर की भी तो बहुत सारे नाम का यूज़ करते हैं ना, तो उसमें हम बोलते हैं ना जय शिव शंभू, ठीक है। तो स्वयंभू हम जो बोलते हैं, स्वयंभू का मतलब क्या होता है, स्वयंभू का मतलब होता है जो अपने आप से शिवलिंग बनी है, किसी भी ह्यूमन ने उस शिवलिंग को नहीं बनाया है, वो हमारे जो शिव जी हैं उनकी शिवलिंग खुद से बनी है, स्वयं बनी है, इसलिए उसका नाम होता है स्वयंभू, ठीक है। तो ये जो है लॉर्ड शिव के लिए है और इसको हम स्वयंभू भी बोलते हैं। तो यहाँ की जो शिवलिंग है वो खुद से ही बनी है। इसको सोमवंशी डायनेस्टी के जो राजा हैं जजाति केसरी, ठीक है, 10th सेंचुरी में, तो मतलब ये उससे भी पुराना है, किससे, जगन्नाथपुरी वाले जो मंदिर है उससे भी पुराना है लिंगराज टेम्पल। 10th सेंचुरी के जो आपके सोमवंशी डायनेस्टी के जो किंग थे जजाति केसरी, उन्होंने इसको बनवाया है। और इसको लेकिन वो बनवा नहीं पाए थे, मतलब स्टार्ट तो उन्होंने किया था पर कंप्लीट नहीं हुआ था। कंप्लीट किया है किंग ललातेंदु केसरी ने 11th सेंचुरी में, ठीक है। तो इसको कंप्लीट किसने किया है, ललातेंदु केसरी ने। तो ये तो बात हिस्ट्री की हो। भाई आर्किटेक्चर यहाँ का कैसा है, ठीक है, आर्किटेक्चर भी जान लेते हैं क्योंकि हमें तो काफ़ी डिटेल में जानना है ना। लोग जो जनरल लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनको जितना नहीं पता उतना हमें पता होना चाहिए, दैट्स वाई। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, हम जब कब ऑफिसर बन जाएंगे तो लोगों को पता होना चाहिए ना, कि लोगों को लगे हाँ जो हमारे भाई डीएम सर हैं, डीएम मैम हैं, तो उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, उन्हें लगना भी तो चाहिए ना। अब नॉलेज तो तभी होगी जब हम पढ़ेंगे ज़्यादा, तो पढ़ लेते हैं। तो ये इसका आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कलिंग टाइप के आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। इसमें क्या क्या है, गर्भगृह है, यज्ञ सभाशाला है, ये जहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, यज्ञ करते हैं, भोग मंडप है, भोग मंडप में क्या होगा भाई वहाँ पर भोग लगेगा, ठीक है, और नाट्यशाला है, नाट्यशाला में क्या होता है ना, जो डांस वांस करते हैं वो है, ठीक है।
अच्छा, और की फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो शैविज्म और वैष्णविज्म सेक्ट है, इन दोनों का मिलाप यहाँ पर देखने को मिलता है। देखो हम देखते हैं ना कि शैविज्म, कुछ लोग होते हैं जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं वो शिव जी की बहुत आराधना करते हैं, उनका विश्वास होता है शिव जी पे, राइट। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जो विष्णु जी हैं उनकी पूजा करते हैं, राधा कृष्ण हैं उनकी पूजा करते हैं, ठीक है, या फिर श्री राम हैं उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसा हमें मिलता है ना, जैसे पूजा तो देखो हम लोग सब हर भगवान की कर लेते हैं, बट एक भगवान हमारे फेवरेट होते हैं ना, तो ऐसे ही। तो कुछ लोग जो शिव में आराधना करते हैं, शिव में पूरा ट्रस्ट रखते हैं, वो उन्हें हम बोलते हैं शैविज्म। और जो लोग विष्णु जी को ज़्यादा मानते हैं वो होते हैं वैष्णविज्म, ठीक है। तो इन दोनों को ही यहाँ पर हमें मिलाप देखने को मिलता है कि जो लोग शिव जी में आराधना रखते हैं वो भी यहाँ पर आराधना रखते हैं, और जो विष्णु जी में आराधना रखते हैं उनमें ट्रस्ट रखते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। तो उन दोनों का मिलाप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो शिवलिंग है इनको हम हरि हर बोल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हरि मीन्स क्या होता है, हरि मीन्स होते हैं हमारे विष्णु जी, हम उनको हरि बोलते हैं ना। और जो हमारे महादेव जी हैं, शिव जी हैं, उनको बोलते हैं ना हर हर महादेव, राइट। तो हर हर किसको बोलते हैं, हर बोल रहे हैं हमारे महादेव जी को। तो हरि और हर ये दोनों नाम का मिलाप है ये, ठीक है। हम कह रहे हैं ना शिव जी और विष्णु जी दोनों का ही यहाँ पर संगम है। तो क्या है कि हरि और हर दोनों, शिवलिंग का नाम ही यहाँ पर हरि हर है। हरि मीन्स हमारे विष्णु जी हो गए, हर मीन्स हमारे महादेव जी हो गए, इन दोनों के नाम पर यहाँ की शिवलिंग है, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ जो कैंपस है ना, ये जो मंदिर है उसके परिसर है, उसके आसपास क्या है, दीवार बनी हुई है, ठीक है। 500 छोटी छोटी श्राइन्स हैं उस कैंपस में। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक मंदिर नहीं है, छोटे 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 50 स्मॉल श्राइन्स हैं, ठीक है, जिसमें एक हमारी पार्वती मैया के लिए भी मंदिर बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों ही मंदिर हमने पढ़े, ठीक है। दोनों में ही बात आई कि ये जो कलिंग आर्किटेक्चर है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। एक की लाइन में हमने बात खत्म कर दी, बट हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये कलिंग आर्किटेक्चर क्या है। तो आर्किटेक्चर स्टाइल जो है ये नागर, हमने देखा ना, हम अगर थोड़ा सा भी आर्ट एंड कल्चर हमने पढ़ा हो, ठीक है, कोई भी आपकी स्टार्टिंग वो कोई सी भी नितिन सिंघानिया ज़्यादातर रेफर की जाती है, आपने पढ़ी हो तो उसमें हमारा पहला ही शायद टेम्पल वाला जो चैप्टर है उसमें हमने देखा है कि दो तरीके के आपकी मेन जो बिल्कुल डोमिनेंट अगर हम बात करें तो दो तरीके के हमें टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। एक नागर देखने को मिलता है, एक द्रविडियन देखने को मिलता है, राइट। तो जो नागर है, नागर हमें देखने को मिलता है अपनी नॉर्थ इंडिया में और द्रविडियन साउथ इंडिया में। तो ये वाला जो कलिंग आर्किटेक्चर है, मतलब सब टाइप होते हैं ना, जैसे सब टाइप, अब जैसे कि अब अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल तो सिर्फ गर्ल हो गए, उसके बाद में हम बोलते हैं कि एक नेहा है, एक दिव्या है, एक आपकी आशी है, एक अंजलि है, राइट। तो बहुत सारे हम नाम बोलते हैं, तो वो अपने अपने एक एक अपनी गर्ल हो गई, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल हो गए। तो ऐसे ही क्या है कि हमारी जो नागर है ना, नागर तो एक पूरा सा एक कैटेगरी हो गई, उसके सब कैटेगरी में बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेम्पल हैं, जिसमें एक नागर जिसमें एक कलिंग आर्किटेक्चर भी है, ठीक है। तो कलिंग आर्किटेक्चर नागर की जो नागर स्टाइल है उसी का एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर स्टोन कौन सा यूज़ हो रहा है, तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर सैंड स्टोन यूज़ हो रहा है। तो ऑब्वियसली अब चाहे कोई भी मंदिर हो, अगर बात की जा रही है कि कलिंग आर्किटेक्चर में है, तो आपको ये नहीं सोचना कि अच्छा ये मंदिर लिंगराज मंदिर है या फिर ये वाला जगन्नाथपुरी मंदिर। आपको पता है कि अगर कलिंग आर्किटेक्चर है तो हमें पता है कि कलिंग आर्किटेक्चर में तो सैंड स्टोन यूज़ हुआ है, तो ऑब्वियसली हम बता देंगे कि भाई सैंड स्टोन से बना होगा, राइट। ओके, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि स्टेटमेंट इस तरीके से बनता है कि ये जो मंदिर है इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है ग्रेवल, वो यूज़ हुआ है ग्रेनाइट, ठीक है, वो यूज़ हुआ है मार्बल। बट आपको पता होना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये सब चीज़ें यूज़ नहीं हुई है, यहाँ पर तो सैंड स्टोन यूज़ हुआ है। अच्छा जी, कुछ यूनिक फीचर भी हैं जिनको हम देख लेते हैं। यूनिक फीचर्स में क्या है कि कौन कौन से जो टेम्पल हैं, ठीक है, टेम्पल हैं, तो उनमें क्या क्या है। तो टेम्पल में रेखा देवल हो सकता है, पीधा देवल हो सकता है, खाकरा देवल भी हो सकता है। रेखा देवल और पीधा देवल जो है इसमें विष्णु जी, सूर्य और टेम्पल, शिव टेम्पल, जो विष्णु जी के टेम्पल हैं, सूर्य जी के टेम्पल हैं, और अगर शिव जी के टेम्पल हैं तो वो कैसे बने होंगे, उनमें होगी रेखा देवल या फिर पीधा देवल। और जो खाकरा देवल है वो हमें दुर्गा और चामुंडा जो टेम्पल्स है, जो दुर्गा मैया के टेम्पल है, चामुंडा मैया के टेम्पल हैं, वहाँ पर हमें खाकरा देवल देखने को मिलेगा। अच्छा, जो टेम्पल है इसके पार्ट्स की बात करें तो दो पार्ट हैं, एक टावर है जिसको हम देवल बोल रहे हैं और एक हॉल है जिसको हम जगमोहन बोल रहे हैं। कार्विंग्स जो हैं देवल और जगमोहन दोनों में ही हैं, ठीक है।
रेखा देउल और जो खाकरा देउल है ये सैंक्टम सैंक्टोरम इसमें होता है। पीदा देउल जो है इसमें डांसिंग मंडप होता है और जो आपका भोग मंडप है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, इसको अगर आप और डिटेल में पढ़ो तो आप किस में पढ़ेंगे, आपको अपनी स्टैटिक की बुक खोलनी है और टेम्पल वाले सिर्फ ये उड़ीसा का टेम्पल नहीं बल्कि और जितने भी टेम्पल के आर्किटेक्चर है वो सब एक बार में पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो हमने जगन्नाथपुरी वाला पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि जो हमारा उड़ीसा है, ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से टेम्पल मिलते हैं। ठीक है, कुछ प्रोमिनेंट टेम्पल्स देख लेते हैं। तो सन टेम्पल बहुत न्यूज़ में रहता है, कोणार्क का सन टेम्पल जो है, ठीक है, ये भी हमें उड़ीसा में देखने को मिलता है। जगन्नाथपुरी हमें पता ही है, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है और ये लक्ष्मणेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर में है। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज असुरगढ़ एज ओडिशाज ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट। देखो 9th सेंचुरी बीसी की बात है, तो असुरगढ़ जो है वो उड़ीसा का ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट है ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या है कि असुरगढ़ जो है इसको बोला जा रहा है कि जो बहुत सारे फोर्टिफाइड सेटलमेंट हमारी उड़ीसा में हुए हैं उसमें असुरगढ़ सबसे पुराना है। ठीक है, एसिलेटर मास स्पेक्ट्रोमीट्री रेडियोकार्बन टेक्निक का यूज़ किया गया है। इस टेक्निक का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो आपके एटम्स हैं, ठीक है, हमें पता है ना कि एटम से ये सारी दुनिया बनी है, तो जो आपके जो मॉन्यूमेंट्स हैं इसमें जो एटम्स हैं उनका हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और फिर पता लगाते हैं आखिर ये एटम जो है इसका मास कितना है, इसकी जो मास का डिफरेंस हम देखते हैं और फिर पता करते हैं कि आखिर ये कितना पुराना है। तो इस टेक्निक का ही यूज़ किया गया है और बताया गया है कि जो असुरगढ़ है ये सबसे पुराना फोर्टिफाइड सेटलमेंट है उड़ीसा का। ठीक है, ये न्यूज़ में रहा। तो आपको ये कुछ याद ही रखना, आपको याद रखना है कि असुरगढ़ आखिर कहाँ है, तो असुरगढ़ है उड़ीसा में। ठीक है, ये क्या है, तो ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट, ये देखो आप यहाँ पर देख भी सकते हो। ठीक है, दूसरी अगर हिस्टोरिक साइट्स की बात करें उड़ीसा में तो शिशुपालगढ़ है भुवनेश्वर के पास में, जौगढ़ है जो कि फोर्टिफाइड सेटलमेंट है ऋषिकुल्या वैली में जो पंचम में है, और खलकट्टा पटना पुरी में है। ठीक है, पोर्ट साइट है मानिक पटना जो कि पुरी में है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो मेजर फाइंडिंग्स क्या क्या हुई हैं, तो 3 फेजेस हैं कल्चरल सीक्वेंस के, आयरन एज, अर्ली हिस्टोरिक जो रहा और लेट पीरियड। ठीक है, तो आयरन एज आपको पता होना चाहिए 9th सेंचुरी से 4th सेंचुरी तक रही थी, फिर अर्ली हिस्टोरिक फेज 2nd सेंचुरी से 1st सेंचुरी तक, और लेट पीरियड जो है 2nd सेंचुरी टू 3rd 4th सेंचुरी तक रहा था। एंटीक्विटीज़ क्या है कि यहाँ पर कोरल बीड्स मिली है, लैपिस लाजुली मिली है, कार्नेलियन मिला है, ग्लास, जेस्पर, कार्नेट, शेल, अगाते, मिल्की क्वार्ट्ज, ये सब यहाँ पर हमको मिले हैं। टेराकोटा मिला है, क्वालिन मिला है, सॉफ्ट स्टोन मिले हैं, सर्कुलर डिस्क जो है ये भी हमको देखने को मिले हैं। जब हमने यहाँ पर खुदाई वदाई की है तब हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। हाईली स्किल्ड वाटर मैनेजमेंट, भैया पुराने ज़माने की अगर हम बात करते हैं तो वाटर मैनेजमेंट हर जगह पर बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये वाटर मैनेजमेंट चाहे हम साउथ इंडिया में बात करें चाहे हम हड़प्पा की बात कर लें, हर जगह हमको वाटर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिला ही है। अच्छा जी, इंपीरियल वैरायटी ऑफ पंचमार्क कॉइन्स। ठीक है, हमें पता है ना कि पहले जो कॉइन्स चलती थी वो इस आज जो चल रही हैं वैसे तो नहीं थी, सबसे अर्ली जो कॉइन्स थी वो पंचमार्क थी, तो वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। कुछ लॉयन की फिगर देखने को मिली है जो कॉपर से बनी हुई हैं, और एक गोल्ड चेन भी मिली है, राइट। गोल्ड चेन उस टाइम पर भी चलती थी, आपको पता होना चाहिए भैया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ होयसाला टेम्पल्स। अभी हमने कौन सी बात की थी, कौन से टेम्पल देखे थे, उड़ीसा के टेम्पल। अब हम देख रहे हैं होयसाला टेम्पल्स। अच्छा जी, ये न्यूज़ में क्यों है, अब ये टेम्पल भी देखो। तो ये जो होयसाला टेम्पल है कहाँ पर है, होयसाला टेम्पल्स छिनका जो होयसाला टेम्पल है बेल्लूर में है, हैलीवीड में है और सोमनाथपुरा में। अच्छा, नाम भी देख लेते हैं, और ये तीनों जगह आपकी कर्नाटका में। ठीक है, तो अगर आप बोलना चाहें तो कर्नाटका में है ये होयसाला टेम्पल्स। ठीक है, तो होयसाला टेम्पल्स कौन कौन से, छिन्नकेशव, ठीक है, होयसालेश्वर और केशव। ठीक है, छिन्नकेशव जो है ये बेल्लूर में है, होयसालेश्वर हैलीवीड में है, और केशव जो है ये सोमनाथपुरा में है कर्नाटक के। आखिर ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो है इंडिया के ऑफिशियल नॉमिनेशन है। ठीक है, एक लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2022-23 की, तो इस लिस्ट में अलग अलग कंट्रीज नॉमिनेशन देती हैं कि भाई हमारी कंट्री के ये मॉन्यूमेंट्स हैं, आप इनको इंक्लूड कर लो इस लिस्ट में। तो हमारे इंडिया ने भी कुछ नॉमिनेशन दिए,
इंडिया ने भाई इस बार कर्नाटका का नंबर लगाते हैं, तो कर्नाटका के ही 3 जो मंदिर हैं उनको चूज़ किया है कि हम इन तीनों मंदिर का नॉमिनेशन कर रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर द ईयर 2022 टू 2023। ठीक है, इन मंदिर के नाम आपको याद रखने हैं भाई। क्या नाम है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। चेन्नाकेशव एट वेल्लूर, होयसालेश्वर एट हलीबीड एंड केशव एट सोमनाथपुरा। ठीक है, अभी जो मंदिर हैं इनको हम ग्रुप में बोल देते हैं कि ये होयसाला टेम्पल्स हैं। आखिर ये होयसाला टेम्पल जो हैं इनको अगर हम बात करें तो ये जो है यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है 2014 से तब उन लिस्ट में ये सेक्रेड एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इनको क्या किया गया है कि ये सेक्रेड एग्जाम्पल्स ऑफ होयसाला इनको हम बोल रहे हैं, तो ये जो होयसाला टेम्पल्स हैं ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भी है, 2014 से लगे हुए हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो कुछ मॉन्यूमेंट्स को अपनी छत्र छाया में ले लेता है, भी अपने आप से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि उनको कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा सकता है, कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है उनका। तो ये जो टेम्पल्स है होयसाला टेम्पल्स, इनको भी हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, होयसाला आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्टाइल कैसा है, तो ये बेसर स्टाइल है। बेसर स्टाइल में होता ये है कि इसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नागर और ड्रेविडियन दोनों ही आपके जो स्टाइल हैं उनका कुछ ना कुछ अमलगमेशन, कुछ ना कुछ मिक्सचर देखने को मिलता है। कौन सा स्टोन यूज़ हुआ है होयसाला टेम्पल को बनाने में, तो इसमें सोप स्टोन जो कि काफ़ी सॉफ्ट स्टोन है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है, बहुत हार्ड नहीं होता, उस स्टोन का यूज़ यहाँ पर हुआ है। 10th to 14th सेंचुरी में ये मंदिर बनकर हो गए थे रेडी। ठीक है, अभी हमने देखा है कि इनको कहाँ पर ऐड किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये कौन सी लिस्ट है इसको भी समझते हैं। तो ये लिस्ट है यूनेस्को की। ठीक है, ये लिस्ट किसकी है, यूनेस्को की लिस्ट है। इसमें क्या होता है कि स्पेशल कल्चरल या फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है अगर किसी भी मॉन्यूमेंट की, तो उस मॉन्यूमेंट को हम इस लिस्ट में ऐड करवाते हैं। इसको मेंटेन किया जाता है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के अंडर, और ये प्रोग्राम भी हमारा यूनेस्को का ही है। 1994 में जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है उसने ग्लोबल स्ट्रेटजी को लॉन्च किया। ये स्ट्रेटजी थी कि कैसे हम जो वर्ल्ड की हेरिटेज है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, बैलेंस करेंगे, और क्रेडिबल जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसको हम कैसे संभालेंगे, उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसके लिए लिस्ट बनाई गई है। ठीक है, उसको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी हमारी वर्ल्ड दुनिया भर में जो हेरिटेज साइट्स हैं उनके लिए। अच्छा जी, अब ये जो होयसालेश्वर जो टेम्पल है, होयसाला जो टेम्पल है, इनके कुछ फीचर्स भी हैं। जैसे कि अगर हम ऊपर से देखते हैं इस मंदिर को, ठीक है, एरियल व्यू लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि एक स्टार शेप में है। ठीक है, एक स्टार जैसी ग्राउंड है उस पर ये बना हुआ है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये स्टार की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें बहुत ही महीन सी, बहुत ही इंटीग्रेट कार्विंग है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो टेम्पल्स हैं, जो गॉड की ज्वेलरी है, उसमें बहुत ही इंटीग्रेट, बहुत ही महीन सी कार्विंग है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एनिमल्स की कार्विंग हमें मिल जाती है। कई सारे फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी कार्विंग मिल जाती है। जो गॉड्स हैं उनकी कार्विंग यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। स्कल्पचर्स हमने लिए हैं रामायण से, महाभारत से, और जो भागवत पुराण हैं उनसे इंस्पायर होकर कुछ स्कल्पचर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो डबल बिल्डिंग है, लार्ज हॉल है जिसको हम मंडप बोल रहे हैं। ठीक है, एक नंदी भी है। ठीक है, हर बिल्डिंग के पास में नंदी भी हमको मिलेंगे। मंडप की बात करें तो ओपन भी है और क्लोज मंडप, दोनों ही तरीके के मंडप हैं। जो पिलर है वो सर्कुलर हैं, जो सीलिंग्स है वो ऑर्नेट हैं, और माइथोलॉजिकल फिगर, फ्लोरल डिज़ाइन जो है वो उस पर सीलिंग्स पर बनी हुई है। विमान की बात करें तो विमान क्या होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेक्रेट हमारी जो श्राइन है वो प्रेजेंट होती है। वो सिंपल है बाहर से, और बाहर अंदर से तो बहुत सिंपल है। जो मेन मंदिर है जहाँ पर भगवान जी बैठे हैं हमारे, तो वहाँ पर अंदर से तो बिल्कुल सिंपल है, बट बाहर से इतनी ज़्यादा उसमें डिज़ाइंस बनी हुई हैं, डेकोरेटेड है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है। थीम क्या है, तो शैविज्म ट्रेडिशन जो है, वैष्णविज्म है, शक्तिज्म है, जैनिज्म है, ये सारे थीम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, कौन कौन से टेम्पल्स हैं, तो चेन्नकेश्वर टेम्पल जो अभी बेल्लूर में हमने देखा, तो देखो कितना ब्यूटीफुल सा ये टेम्पल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट है होयसालेश्वर टेम्पल, हालीवुड में है। ये देख रहे हो कितनी कार्विंग है, कितनी ज़्यादा कार्विंग है, राइट। ये जो कार्विंग इन्होंने पत्थर पे कर रखी है, हम तो इसको पेपर पे भी नहीं बना पाएंगे पेंसिल से। नेक्स्ट है केशव टेम्पल, जो देखो यहाँ पर ये स्टार शेप ऐसे ऐसे दिख रहा है, राइट। तो ये जो केशव टेम्पल सोमनाथपुर में है।
अब ये जो टेम्पल है इनकी डिटेल भी देख लेते हैं, तीनों के तीनों टेम्पल की। तो चेनागेश्वर जो टेम्पल है इसकी अगर हम बात करें तो ये एकाकुत उनके लिए ये डेडिकेटेड है, ठीक है। इसमें एकाकुत मीन्स होता है, एकाकुत मीन्स होता है कि एक ही आपकी श्राइन है, एक ही इनके अंदर एक ही मूर्ति है, एक ही मंदिर है, ठीक है। और ये वैष्णविज्म के लिए डेडिकेटेड है। और अगर हम होशालेश्वर की बात करें तो द्विकुट है, द्विकुट मीन्स होता है कि दो यहाँ पर अंदर श्राइन्स हैं और शिव जी के लिए ये डेडिकेटेड है। एक श्राइन जो है वो किंग विष्णुवर्धन और उनकी एक श्राइन किसके लिए है, डेडिकेटेड है किंग विष्णुवर्धन के लिए, दूसरी है उनकी जो क्वीन थी शांतला उनके लिए। नेक्स्ट है केशव टेम्पल, ये त्रिकुट है, यहाँ पर तीन जो श्राइन्स हैं लॉर्ड कृष्णा के लिए हैं, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा के तीनों रूप के लिए श्राइन्स हैं, जनार्दन, केशव एंड वेणुगोपाल, ठीक है। ये तीनों ही हमारे कृष्ण जी के रूप हैं और उनके लिए ही ये श्राइन जो है, ये जो मंदिर है ये डेडिकेटेड है। नाम है केशव मंदिर, ठीक है। और इसमें 3 श्राइन्स हैं। अच्छा जी, किसने बनाया है, तो चेनकेश्वर जो चेनकेश्वर टेम्पल है इसको किंग विष्णुवर्धन ने बनाया है। यहाँ पर एक स्टैप्ड पॉन्ड भी है, इस तालाब होता है ना, बहुत सारी सीढ़ी बनी हुई होती हैं, तो वैसे एक तालाब है जिसको वासुदेव तीर्थ हम बोलते हैं। इसको वीर भल्लाल सेकंड ने बनाया था। और होयसालेश्वर टेम्पल की बात करें तो किंग विष्णुवर्धन ने बनाया है और केशव टेम्पल जो है ये किंग नरसिम्हा थर्ड ने बनाया है। आर्किटेक्चरल डिटेल्स की बात करें तो हमारा जो चेनकेश्वर टेम्पल है इसके एक्सटीरियर स्कल्पचर जो है उसमें वहाँ के सीन्स हैं, तो डेली लाइफ के सीन्स इसमें डिपिक्ट हो रहे हैं, म्यूज़िक, डांस, ठीक है, ये सब दिखाया जा रहा है। विष्णु जी और उनके अवतार की लाइफ इसमें दिखाई जा रही है, रामायण महाभारत की भी इसमें कुछ ना कुछ स्टोरीज शो हो रही हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म की भी इमेजेस यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती हैं। गर्भगृह में कृष्ण जी की इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होयसालेश्वर टेम्पल है, जो उसमें जो वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 जैन बसादी हैं, 3 जैन मंदिर भी हैं, ठीक है। और एक आपका स्टेप्ड बेल है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि स्कल्पचर्स जो हैं अंदर मंदिर के अंदर उसमें रामायण, महाभारत और भागवत पुराण की कुछ कथाएं दिखाई जा रही हैं। अगर हम केशव टेम्पल की बात करें तो इसके जो लाठी टर्न्ड पिलर्स हैं, ठीक है, उसके लिए जाना जाता है। बहुत ही इंटीग्रेटेड स्कल्पचर्स इसमें मिलते हैं, सिमेट्रिकल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, लॉर्ड विष्णु के स्कल्पचर्स मिलते हैं, गणेश जी हैं, हमारी लक्ष्मी मैया है, सरस्वती माता रानी के भी स्कल्पचर यहाँ पर देखने को मिल ही जाते हैं। अच्छा, इसके आसपास कोई वाटर बॉडी है क्या, तो हाँ जी, ये जो है ये यागाची रिवर बेल्लूर में है, तो यागाची रिवर के बैंक पर बना हुआ है आपका चेनकेश्वर टेम्पल, ठीक है। और ओरिजिनली अगर हम जो आपके होयसालेश्वर टेम्पल की बात करें तो हालीवुड को हम द्वार समुद्र बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा वाटर रिजर्वायर था। और केशव मंदिर जो है वो कावेरी रिवर की बैंक पर बना है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भाई, क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट बन सकता है, याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, और चीज़ें देखें तो रथोत्सव जो है इस मंदिर में बनता है, ठीक है। रथोत्सव जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मौलवी एक थे, उन्होंने कुरान को पढ़ा था यहाँ पर, उसके बाद में ये रथोत्सव जो है वो स्टार्ट हो गया। और ये जो आपका केशव मंदिर है इसकी बात करें तो यहाँ पर पूजा नहीं होती है, क्यों, क्योंकि इस मंदिर को तोड़ फोड़ दिया गया था, जो सल्तनत थी दिल्ली सल्तनत, उसकी आर्मी ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। और आपको पता है कि टूटी हुई मूर्ति की हम पूजा नहीं करते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर पूजा नहीं होती। नेक्स्ट है, अब आप जब ये होयसाला टेम्पल अपने पढ़े हैं तो होयसाला डायनेस्टी को भी हम पढ़ ही लेते हैं लगे हाथों। तो इसके फाउंडर थे निरपकाम, ठीक है, निरपकाम, ये जो राजा हैं उन्होंने इसको फाउंड किया। 10th से 14th सेंचुरी तक ये रही थी। ये एरिया जो आप देख सकते हैं बेल्लूर है, यहाँ पर दिख रहा है, विजयनगर दिख रहा है, तुंगभद्रा रिवर जा रही है, कावेरी रिवर जा रही है, तो ये एरिया जो आपको रेडिश थोड़ा सा दिख रहा है, पिंकिश, ये आपका है होयसाला डायनेस्टी का जो जितना किंगडम है, ठीक है। तो यहाँ पर रूलर कौन कौन से थे, तो विष्णुवर्धन राय थे, ठीक है, जिन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया था। इसमें रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने इनको इन्फ्लुएंस किया और ये फिर वैष्णव भक्त बन गए थे, ठीक है। फिर सेकंड किंग है वीरभल्लाल सेकंड, इन्होंने होयसाला को चालुक्य से फ्री कराया, ठीक है, और इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया था। नरसिम्हा थर्ड जो है वो लास्ट रूलर जो है होयसाला डायनेस्टी के थे, ठीक है। मेजर सिटीज़ कौन कौन सी है, तो बेल्लूर कैपिटल सिटी है, और उसके बाद में इनकी कैपिटल द्वार समुद्र की तरफ मूव कर गई थी, जिसको हम हालवीडो भी बोलते हैं।
अच्छा, कल्चर की बात करें तो मेन सोर्स जो इनकम कहाँ से आती थी, तो वही जो खेती बाड़ी हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है, वहीं से इनकी इनकम होती थी। टैक्सेस को ये कलेक्ट करते थे इरीगेशन सिस्टम से, जैसे टैंक है, रिजर्वायर है, कैनाल है, वेल है, उन सब से ये टैक्स लेते थे। ठीक है, कन्नड़ और संस्कृत लिटरेचर यहाँ पर डेवलप हुई। लैंग्वेज कन्नड़ और संस्कृत बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वीमन जो है उनको इंपॉर्टेंस मिलती थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपको पता होना चाहिए कि होयसला डायनेस्टी में वीमन को इंपॉर्टेंस मिलती थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि जिनको हम पंच प्रधान बोलते थे, वो रिस्पॉन्सिबल होते थे फॉरेन अफेयर्स के लिए। ठीक है, जिनको हम संति विग्रही बोलते थे। चीफ ट्रेजरर जिनको हम महाभंडारी बोलते थे, और हृदय भंडारी वो टॉप लेवल पर गवर्नमेंट के अफेयर्स को कंडक्ट करते थे। फिर दंडा नायक जो कि आर्मी को लीड करते थे, और धर्म अधिकारी जो है वो चीफ जस्टिस होते थे। तो ये यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। जो अलग अलग नाम आपने पढ़े ये याद कर लेना। फिर सोशल रिलीजियस कंडीशंस, तो कैथोलिक एटीट्यूड को इन्होंने अडॉप्ट किया था। ठीक है, जो एजुकेशन सेंटर हैं वो डेवलप कराए गए। सैविज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन सबको फॉलो किया जाता था। 3 फिलोसफर हैं, जैसे बसवन्ना है, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य, इनसे ये इंस्पायर्ड रहते थे। और ये जो इंडियन कास्ट सिस्टम है इसको प्रैक्टिस यहाँ पर होती थी। देवदासी भी यहाँ पर होती थी। और सती अगर कोई बनना चाहे तो वो बन सकता था, भैया वॉलंटरी था। ठीक है, कंपल्सरी नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक है चोला एरा के आइडल्स। ठीक है, अभी न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में इसलिए है कि तमिलनाडु ने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूएस ऑफिसर्स को सबमिट किए हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए, जिससे कि 6 हमारे जो चोला एरा के ब्रोंज आइडल्स हैं जो कि यूएस में हैं, यहाँ से चुरा लिए गए थे, तो अब यूएस में वो मिली है। तो अब यूएस वाले ऐसे तो दे नहीं देंगे, उन्होंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट्स दिखाओ कि हाँ ये आपके ही हैं। तो हमारी जो आपकी तमिलनाडु की सरकार है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूएस ऑफिशियल्स के लिए दिखाए हैं कि हाँ जी ये हमारे ही जो मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स क्या हैं या फिर जो आइडल्स हैं ये हमारे ही हैं। अच्छा, न्यूज़ क्या है, तो ये कहाँ चले गए थे, तो 1960s का समय था, तभी ये हमारे यहाँ से चुर गए, इंडिया से चुरा लिए गए थे। ये आइडल्स बिलोंग करते हैं नारीश्वर शिवन टेम्पल। ठीक है, जो हमारा बीर चोलपुरम में एक मंदिर है नारीश्वर शिवन टेम्पल, वहाँ पर ये आइडल्स थी, ये मूर्तियाँ थीं, लेकिन 1960 में इसको चुरा ली गई थी। ठीक है, इसको चुरा लिया गया। ठीक है, और ये जो मंदिर है ये बनाया था राजेंद्र चोल फर्स्ट ने, जो कि चोल डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। अब इसमें जो भी मूर्ति चुराई गई हैं, इसमें किस किस की मूर्ति हैं, तो पंचलोहा की मूर्ति हैं। किस किस की हैं, तो त्रिपुरंतकम, ठीक है, त्रिपुर सुंदरी, नटराज एंड दक्षिण मूर्ति, बीनधारा एंड संत सुंदरार। ठीक है, उनकी वाइफ परवाई नटचियार, इन सब लोगों की ये मूर्तियाँ हैं जो कि चुरा ली गई हैं। पंचलोहा जो आपका आइडल है, पंचलोहा की मूर्ति में क्या होता है, 5 मेटल्स हैं उनको मिलाया जाता है। ठीक है, फिर वो मेटल जो अलॉय बनता है उससे ये मूर्ति बनाई जाती हैं। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का यहाँ पर यूज़ होता है। अगर राजेंद्र चोल फर्स्ट की हम बात करें तो राजेंद्र चोल फर्स्ट जो है इनको हम गंगाई कोंडा चोलपुरम भी बोलते हैं। ये राजा चोल के सन थे। ठीक है, इन्होंने आर्ट, रिलीजन, लिटरेचर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। इन्होंने गंगई कोंडा चोलपुरम टेम्पल भी बनाया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने महिपाल को हराया था। इन्होंने कई टाइटल लिए हैं, जैसे कि परकेसरी, ठीक है, युद्धमल, ये इन्होंने टाइटल दिए हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई परकेसरी कौन है तो आपको पता होना चाहिए। अब जो है इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रीटी हो रखी है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी इन क्रिमिनल मैटर्स। इसी ट्रीटी के अंडर हो रहा है ये कि ये चुराई हुई चीज़ें हैं ये हमें वापस मिल पा रही हैं। अच्छा जी, ये चोल स्कल्पचर आखिर क्या है, इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। तो चोल पीरियड को हम जानते हैं कि मेटल स्कल्पचर्स इस पीरियड में बहुत सारे बने थे, तो इसी काम के लिए चोल पीरियड को हम और अच्छे से जान पाते हैं। तो चोल ब्रोंज स्कल्पचर जो है ये कुछ लॉस्ट वैक्स टेक्निक से यूज़ होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है ना कि पहले हम क्या करते हैं कि एक क्ले का कुछ बनाते हैं, ठीक है, जो स्कल्पचर है उसको तैयार करते हैं उसमें, या फिर वैक्स का बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं कि उसमें हम डालते हैं इस मेटल को। ठीक है, मेटल ठंडा हो जाता है और वैक्स जो पिघल कर बाहर आ जाता है और हमारा जो भी चीज़ है ये मिल जाती है हमें बनी हुई। ठीक है, जो भी स्कल्पचर हम बनाना चाहते हैं। इसको अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहें लॉस्ट वैक्स को, तो इसको अब हम यहीं पे पढ़ दे रहे हैं, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं स्टैटिक बुक में। वैसे ये जो आपका लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक है ये बहुत ही अच्छे से समझाई गई है हमारे नितिन सिंह घानिया बुक में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा पढ़ने को।
अच्छा, यहाँ पर भी बताइए, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि मोल्टन मेटल जो है एक मोल्ड में डाला जाता है, ठीक है, जिसको हमने वैक्स मॉडल के तरीके से बनाया होता है, ठीक है। जब मोल्ड जो बन जाता है तब वैक्स जो है वो पिघल जाती है और ये वो वापस हट जाती है और इसकी जगह पर मेटल हमारा बन जाता है। इसको बोलते हैं, मेटल का जो आपका स्कल्पचर है वो बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक है। वही वैक्स जो है वो लॉस्ट हो जाएगा बाद में। अच्छा, ये जो फेमस चोल ब्रोंज नटराज स्कल्पचर है डांसिंग शिप का, यहाँ पर क्या है कि प्रिसाइडिंग डीटी है चोल डायनेस्टी की, ठीक है, इनकी पूजा करते थे चोल डायनेस्टी। ये जो आपका ये स्कल्पचर है, इस पर क्वेश्चन एक बन चुका है, नटराज स्कल्पचर इसको बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपर राइट हैंड है इसमें डमरू है, ठीक है। डमरू क्या है, डमरू की जो साउंड है उससे क्या हुआ है कि हमारी जो क्रिएशन हुई है, ठीक है, इससे क्या हुआ है, इस साउंड से ही हमारी दुनिया बनी थी, यूनिवर्स बना था। लेफ्ट हैंड जो है ऊपर वाला उसमें अग्नि है, जिसका मतलब क्या है कि ये जो अग्नि है ये यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, बट बना सकती है तो डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। लोअर राइट हैंड की अगर हम बात करें तो अभय मुद्रा में है, मतलब कि अपने डर को भगाओ। ड्वार्फ लाइक फिगर है, वो दिखा रहा है कि ये जो इल्यूजन है उसको हराने की ज़रूरत है। फिर लेफ़्ट हैंड जो है वो आपका रेज्ड लेफ़्ट फुट की तरफ पॉइंट कर रहा है, जो बता रहा है कि जो भी ट्रबल्ड सोल है उसकी रिफ्यूज़ी यहीं पर है। अब चोल आर्किटेक्चर को भी समझ लेते हैं। तो ड्रेविडियन स्टाइल है इसका, ठीक है, ये नीज और ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ है। 8 to 12 सेंचुरी में ये बना था, ठीक है। इसको इन्फ्लुएंस किया है पल्लवास ने, और जो भी उस टाइम पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्कूल थे उन सब ने इस पर अपना असर डाला है, ठीक है। अर्ली टेम्पल है जैसे कि विजयलया टेम्पल है, इसको पल्लव आर्किटेक्चर ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। लेटर टेम्पल्स जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर में, और गंगाईकोंडा चोलपुरम जो इसको चालुक्य का इन्फ्लुएंस रहा, ठीक है। फीचर्स क्या है कि मंदिर जो है इसके आसपास बहुत ही ऊंची बाउंड्री होती है, नागर में बाउंड्री नहीं होती, इसकी बाउंड्री होती है। मेन एंट्रेंस में एक गोपुरम होता है, ठीक है, एक अंतराल होता है, मेन टेम्पल टॉवर होता है जिसको विमान बोलते हैं, और गर्भगृह होता है। लॉर्डशिप के लिए ज़्यादातर डेडिकेटेड है। पेंटिंग्स भी इसमें मिल जाती है इन मंदिर में, जैसे कि लॉर्ड शिव से रिलेटेड पेंटिंग मिल जाएगी। शिव इन कैलाश टेम्पल है, शिव एज त्रिपुरांतक टेम्पल है, ठीक है, पेंटिंग है, ठीक है। फिर शिव है, शिव एज नटराज पेंटिंग है, और डांसिंग फिगर्स की भी पेंटिंग यहाँ पर मिलती है। कुछ प्रोमिनेंट टेम्पल्स हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, और आप फोटो भी देख सकते हैं, लगभग एक से ही लग रहे हैं बट काफ़ी ब्यूटीफुल, राइट। तो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर में, इनको राजा चोल ने बिल्ड किया है। सेकंड है बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगाईकोंडा चोलपुरम, ठीक है, तो दो हैं अलग, एक तंजावुर में है, गंगाईकोंडा चोलपुरम में है। इसको राजेंद्र चोल फर्स्ट ने बनाया है, और ऐरातेश्वर टेम्पल जो है इसको राजेंद्र चोल सेकंड ने बनाया है। चोल डायनेस्टी के सक्सेसर, जो चोल डायनेस्टी है ये सक्सेसर हैं किसके, पल्लवा डायनेस्टी के। किसके सक्सेसर हैं भाई, पल्लवा डायनेस्टी के ये सक्सेसर हैं। फाउंडर थे विजयलया, ठीक है। 8 to 12 सेंचुरी तक ये जो टाइम पीरियड रहा ये चोल डायनेस्टी के लिए था। प्रोमिनेंट रूलर्स कौन कौन से थे, तो पहले हैं परांतक फर्स्ट, ठीक है, इन्होंने मदुराई को डिस्ट्रॉय किया था, पांड्यास की जो कैपिटल सिटी थी, ठीक है। सिन्हालीज का जो भी इन्वेजन हो रहा था उसको हमने डिफीट किया है, और चोल और पांड्या के जो लैंड है उसको मिलाया, किसने, परांतक फर्स्ट ने। राजा चोल की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने नॉर्दर्न श्रीलंका को अक्वायर किया, लक्षद्वीप मालदीव आइलैंड्स को भी अक्वायर कर लिया था। राजेंद्र चोल फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इनको गंगाईकोंड चोलपुरम भी बोलते हैं। इन्होंने मलया पेनिनसुला को के कुछ पोर्शन को जीता है, और मलायन आर्किपेलागो को भी जीता है। कुलोतुंगा फर्स्ट की बात करें तो इन्होंने ईस्टर्न कोस्ट को चोल अम्पायर में मिलाया है, ठीक है। ये देखो, इतना जो ये दिख रहा है ये सब इन्फ्लुएंस किसका है, चोल डायनेस्टी का है। अच्छा, मेजर सिटीज़ कौन कौन सी थी, तो तंजावुर थी जिसको तंजौर बोलते हैं, बाद में गंगाईकोंडा चोलपुरम बनी, ठीक है। रीजनल कैपिटल इनकी कांचीपुरम और मदुरई थी, ठीक है, जहाँ पर अकेजनल कोर्ट्स लगते थे। अभी अगर हम बात करें तो पेरुम्बलूर, अरियालूर, नागपट्टिनम, ये आपको याद नहीं रखने, लेकिन आपको इतना याद रखना तमिलनाडु के आसपास का इलाका। फिर कल्चर क्या है, तो इन्होंने जो है बहुत सारे बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज फिगर्स को बनाया है, ठीक है, हिंदू गॉड्स के लिए ये डिपिक्ट करते थे। नटराज का जो आपका स्टैचू है ये बहुत ही फेमस रहा और आज भी फेमस है। लैंड टैक्स इनका सबसे बड़ा सोर्स रहा इनकम का। पुरावो वारिती नायक अगर हम बोलें तो ये लैंड रेवेन्यू का एक सिस्टम है, ठीक है। ऑफिशियल्स को लैंड दी जाती थी जिसको हम चिपितास बोलते थे, तो ये वर्ड आपको याद रखना है। लैंग्वेजेस की बात करें तो तमिल लैंग्वेज इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी।
जो अगर मासेस को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, बच्चों को पढ़ाना होता था, तब भी तमिल लैंग्वेज का यूज़ होता था। संस्कृत जो है वो थोड़ी मोड़ी अगर जो थोड़े पर्पसेस हैं अलग, जैसे कि आपके कुछ रिलीजियस पर्पसेस हैं, उनके लिए संस्कृत का यूज़ होता था। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मोनार्की चलती थी भाई, राजा का बेटा राजा ही बनता था, और किंगडम जो है वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड होता था, जिसको हम मंडलम बोलते थे। हर गांव एक सेल्फ गवर्निंग यूनिट की तरह काम करता था। किंग सेंट्रल अथॉरिटी रहते थे, ठीक है, जो कि मेजर डिसीजंस को लेते थे। नेक्स्ट आर्किटेक्चर है कुतुब शाही आर्किटेक्चर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कुतुब शाही आर्किटेक्चर के बारे में। तो आखिर ये न्यूज़ में क्यों है, तो अभी ये हुआ है कि जो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड है वो इन स्टेप वेल्स को मिला है, जो कि कुतुब शाही टॉम के पास में मिलती है, ठीक है। गोलकोंडा फोर्ट है, वहाँ पर कुतुब शाही टॉम्स मिलती हैं, और वहीं पर एक स्टेप वेल है, इसको अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड है ये, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। ये जो स्टेप वेल है ये हमको देखने को मिल रहा है, ये मतलब एक कुआं जैसा है, ठीक है। यहाँ पर पानी अभी भी हमें भरा हुआ दिख सकता है। अच्छा, और अगर हम बात करें तो ये स्टेप बेल जो हैं गोलकोंडा फोर्ट तेलंगाना के 16th सेंचुरी के बेल हैं, पर्शियन स्टाइल में बने हुए हैं। इनको मिला है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है। 6 तरीके के अवार्ड मिलते हैं, 6 कैटेगरी के, इनको मिला है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन। कौन कौन सी कैटेगरी हैं, तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, अवार्ड ऑफ मेरिट, अवार्ड फॉर न्यू डिज़ाइन हेरिटेज कॉन्टेक्स्ट एंड द स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये अवार्ड्स हैं जिसमें हमें सेकेंड कैटेगरी का अवार्ड यहाँ पर मिला है। जो यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड है ये 2000 में स्टार्ट हुआ था मिलना, ठीक है। ये एफर्ट है, ये क्या रिकॉग्नाइज़ करता है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके एफर्ट को ये रिकॉग्नाइज़ करता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हेरिटेज और जो बिल्डिंग है इनको क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। दूसरे अवार्डीज जो इंडिया के हैं जिनको ये अवार्ड मिला है 2022 में, उनको भी देखते हैं। तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम मुंबई महाराष्ट्र में जो है, ठीक है। ये विक्टोरियन गोथिक आर्ट और डेकोरेशन का एक पार्ट है, जो कि मुंबई के वर्ल्ड हेरिटेज को ये एग्जाम्पल करता है। पहले इसको प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम भी बोलते थे वेस्टर्न इंडिया का, बट अब इसका नाम चेंज हो गया है। अवार्ड ऑफ मेरिट जो है ये 2 मॉन्यूमेंट्स को मिला है। पहला है दमकोंडा फोर्ट, ठीक है, जो कि तेलंगाना में है, 18th सेंचुरी में ये बना था। ये जो है बहुत सारे ग्रेनाइट रॉक्स हैं उसके ऊपर बना है, जिसको फोर्ट वॉल जो है उस वॉल की उस रॉक के वॉल ने क्या किया है, इसका एक फोर्ट वॉल को बनाया है, ठीक है। बायकुला स्टेशन जो मुंबई महाराष्ट्र की है, ये एशिया की ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है। 1853 में ये कमीशन हुई थी, इसको भी मिला है अवार्ड ऑफ मेरिट, ठीक है जी। अब ये जो कुतुब शाही आर्किटेक्चर है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो आर्किटेक्चर स्टाइल है इंडो इस्लामिक। भाई इंडिया का भी कुछ इसमें हमें देखने को मिलते हैं फीचर्स, और कुछ इस्लामिक जो आपका आर्किटेक्चर है उसके भी फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। तो इसके लिए इसको हम बोल रहे हैं कि ये इंडो इस्लामिक टाइप का है, ठीक है। बिल्डिंग स्टोन है इसमें ब्लैक बसाल्ट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कुतुब शाही आर्किटेक्चर में क्या चीज़ यूज़ हुई है, तो इसमें यूज़ हुआ है ब्लैक बसाल्ट। टाइम पीरियड है 1518 टू 1687, ठीक है जी। इसके कुछ फीचर्स हैं कि डोम्स जो होते हैं ना, डोम्स इस तरीके से, तो ये डोम्स यहाँ पर यूज़ नहीं हुए हैं, मीनार्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। फिर ऑर्नामेंटेशन और डेकोरेशन जो बिल्डिंग की है वो बहुत अच्छे से हुई है। फिर है सरफेस जो है स्टको और कट प्लास्टर में बना हुआ है, ठीक है। कभी कभी टाइल्स की भी यूज़ हुई है। तो वैसे क्या हुआ है कि कट प्लास्टर का यूज़ हुआ है, स्टको का यूज़ हुआ है, बट कहीं कहीं यहाँ पर टाइल्स भी यूज़ हुई हैं। कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें से एक तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। पहला है गोलकोंडा फोर्ट, ये आप देख सकते हैं। द सेकेंड वन, द मोस्ट फेमस वन इज़ चार मीनार, ठीक है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने कोई मूवी तो देखी थी जिसमें ये चार मीनार के अराउंड कोई शूटिंग हुई थी, बट मुझे मूवी का नेम नहीं याद आ रहा है। बट हाँ, इसमें इस मूवी के आसपास कई सॉन्ग्स बने हैं और कई सारी मूवीज़ बनी हैं। मैंने एक मूवी तो देखी थी जहाँ पर ये था, आई थिंक पता नहीं कौन सी मूवी थी। अच्छा जी,
अच्छा, अब ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं कुतुब शाही के, अब इनके बारे में कुछ पढ़ भी लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं गोलकोंडा फोर्ट की। तो फोर्टिफाइड सिटाडेल है, ठीक है, और अर्ली कैपिटल सिटी है ये कुतुब शाही डायनेस्टी की। आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है कि पर्शियन, पठान, हिंदू, ये सारी फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। लोकल ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसमें प्लास्टर वर्क बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन इसका हुआ है। कुछ मॉन्यूमेंट्स भी हैं जिसमें ग्लेज्ड टाइल वर्क हुआ है। टॉम स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन इसमें देखने को मिल जाती हैं। जो हमारे बहामनी टॉम्स हैं बीदर में, उसकी डिज़ाइंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। स्टको ऑर्नामेंटेशन यहाँ पर हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेट। फिर चार मीनार की बात करते हैं, इसका मतलब है फोर फोल्ड हाउस, ठीक है। चौबारा स्टाइल में ये बना हुआ है, 16th सेंचुरी में ये बना है। फर्स्ट मॉन्यूमेंट है पूरी वर्ल्ड का जिसमें लाइम, मोर्टाल और ग्रेनाइट का यूज़ हुआ है। मतलब ये हमें मार्बल का एकदम से देखने को लगता है, बट है नहीं। इसमें लाइम, मोर्टाल और ग्रेनाइट का यूज़ हुआ है, ठीक है। अर्बन एग्जाम्पल जो है इसका, और जो चार कमान है वो दिखा रहे हैं कि जो सेकेंड इस्लामिक मिलेनियम है वो स्टार्ट हो गई है। तो सेकेंड मिलेनियम, जो इस्लामिक मिलेनियम है वो स्टार्ट हुई थी, तब ये उसको शो करते हैं। कुतुब शाही टॉम्स की बात करें तो 7 इसमें टॉम्स हैं, ठीक है। 7 इसमें टॉम है। ओवरऑल 30 टॉम है, बट मेजर इसमें 7 हैं, ठीक है। मटेरियल यूज़ हुआ है ग्रेनाइट, ठीक है, जिसमें स्टको ऑर्नामेंटेशन की गई है। टॉम्स जो हैं वो लार्ज क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं और रेस प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं, ठीक है। डोम स्ट्रक्चर भी इसमें बने हुए मिल जाते हैं, तो डोम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, कुतुब शाही आर्किटेक्चर के कुछ और मॉन्यूमेंट, जैसे कि चार कमान, ठीक है। इसको 1592 AD में इसको बनाया है। नॉर्थ आर्क को हम मछली कमान कहते हैं, साउथ आर्क को चार मीनार कहते हैं, ईस्टर्न आर्क को हम काली कमान कहते हैं, और वेस्टर्न आर्क को हम शेर दिल बोलते हैं। ये रही चार कमान। फिर मक्का मस्जिद की अगर हम बात करें तो ये दो क्लासेस में डिवाइडेड है। ग्रेट मॉस्क्यू है एंड स्मॉल मॉस्क्यू है। लार्ज रेक्टेंगुलर कोर्ट है जिसको सराउंड किया है आपके रीवक ने, जिसको हम बोलते हैं आर्किड्स, ठीक है। और फ्लैट रूफ है जो कि आर्क पर टिकी हुई है। कॉलम का सपोर्ट इसको मिलता है, कई सारे पिलर्स भी बने हुए हैं ब्रिक के। फिर है दारुल शिफा, ये 1595 में बना है, ठीक है। ये पहले एक हॉस्पिटल था, कॉलेज भी था, जहाँ पर यूनानी मेडिसिन को पढ़ा जाता था। कई सारी मेडिसिन के बारे में हमने पढ़ा था, बताओ कहाँ पढ़ा था? आयुष में पढ़ा था। आयुष क्या था बताओ जल्दी से। आपने पहले वाली जो पीटी है उसको पढ़ा है ना, तो उसमें था, हमने आयुष पढ़ा था ट्रेडिशनल मेडिसिन में, राइट। तो उसमें यूनानी था। आयुष में क्या था? यू फॉर क्या था? यूनानी। तो उसी मेडिसिन की यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा जी। फिर है बादशाही अशुर खाना, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हाउस ऑफ अलम्स है, आलम्स की हाउस है ये, ठीक है। यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉपीज़ जो हैं इमाम हुसैन की वो यहाँ पर मिलती हैं। इमाम हुसैन ने बहुत सारी स्टैंडर्ड कॉपीज़ बनाई थी, वो यहाँ मिलती हैं, ठीक है। इसमें टाइल्स का यूज़ हुआ है, फ्लोरल डेकोरेशन हुई है। वेस्टर्न वॉल जो है उस पर तुगरा स्टाइल में कुछ इंस्क्रिप्शन भी मिलती है। अभी जो कुतुब शाही डायनेस्टी है इसकी बात करें तो बहामनी किंगडम है ना, उसका सक्सेसर है कुतुब शाही डायनेस्टी। 1582 1687 तक इनका रूल रहा। फाउंडर थे सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क। कौन कौन से रूलर हैं? तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं जिन्होंने हैदराबाद को फाउंड किया था। फिर अबुल हसन ताना शाह जो कि लास्ट रूलर थे। मेजर सिटीज़ की बात करें तो मोहम्मद नगर है, ठीक है। ये एक सिटी है जिसको ये जो डायमंड और प्रीशियस स्टोन है वहाँ उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर, इसकी ट्रेडिंग बहुत यहाँ पर होती थी। हैदराबाद जो है उसको फाउंड किया ही है, हमें पता है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ये रही इसकी लोकेशन। कल्चर की बात करें, टर्किश ट्राइब है कारा क्यूनलो, उसको ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनकी एम्बलम में ब्लैक शीप था। महाकाली यात्रा जो है वो भी यहाँ पर परफॉर्म होती थी। लैंग्वेज कौन सी है? तो पर्शियन इनकी कोर्ट लैंग्वेज रही, और तेलुगु जो है लोगों की लैंग्वेज थी। इब्राहिम कुली कुतुब शाह जो हैं उन्होंने पैटर्नाइज़ किया तेलुगु की राइटिंग में, तेलुगु की लर्निंग को और ज़्यादा पैटर्नाइज़ किया था। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पब्लिक सर्विसेज में अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था रिलीजन, कास्ट और क्रीड के बेसिस पर। हिंदू और मुस्लिम को इक्वल राइट्स मिलते थे सारी पोस्ट पर, चाहे क्लर्क हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, हर किसी को इक्वल राइट थे, हिंदू हो या मुस्लिम हो। सोशल और रिलीजियस कंडीशन की बात करें तो ये शिया सेक्ट को बिलोंग करते थे, ठीक है। शिया जो थी उनको हाई पोजीशन मिलती थी एडमिनिस्ट्रेशन में। सोशल इविल जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, आपकी डाउरी सिस्टम है, सती है, उस टाइम पर ये रहती थी, प्रिवेलेंट थी। जो तेलुगु जो ऑथर हैं पोन्नागंती तेलंगानार्य, इनका
जो वर्क है आयाति चित्रा, ये बता रहा है कि वीमेन की कितनी पुअर स्टेटस था उस टाइम पर। ठीक है, ये एंड कब हुई, जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के फोर्ट को सीज कर लिया, फिर ये एंड हो गई। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ है दैट इज़ मेगालिथिक साइट्स। तो ये अभी हुआ ये है कि हमारी पूरी कंट्री में बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो मेगालिथिक साइट्स हैं वो मिली हैं, डिस्कवर हुई हैं। तो मेगालिथ्स क्या होते हैं, लार्ज स्टोन होते हैं जो कि किसी भी मॉन्यूमेंट या स्ट्रक्चर को बनाने में यूज़ होते हैं। ठीक है, ये बनाए गए हैं, ठीक है, चाहे बुरियल साइट हो या फिर नॉन सेपरल मेमोरियल्स हो, मतलब किसी की याद में जो हम समाधि स्थल बना देते हैं, या फिर किसी की बुरियल साइट है, वो ये थीम है, इन्हीं को मेगालिथ्स बोलते हैं। ठीक है, जो मेगालिथ्स इंडिया में है तो पेनिनसुलर साउथ डेक्कन प्लेट्यू और विंध्या नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है इंडिया का, वहाँ पर ये मेगालिथ साइट्स मिल जाती हैं। 1300 से लेकर 12 सेंचुरी तक का टाइम पीरियड मेगालिथ साइट्स का है। कौन कौन सी साइट्स मिली हैं, तो मेगालिथिक जार्स मिले हैं असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। ये डिस्कवरी ये बता रही है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया है ये सेकेंड मिलेनियम बीसी में ही लिंक था, उनके बीच में कुछ तो लिंक था। यहाँ पर टाइपोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी देखने को मिलती हैं। जो असम में जार मिले हैं और ये जो जार लाओस और इंडोनेशिया में मिलते हैं, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी देखने को मिली है, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और साउथ ईस्ट एशिया है, इन तो ये दोनों लिंक्ड थे, कुछ तो इनके बीच में लिंक था। नेक्स्ट है मेगालिथिक पीरियड केव इन दक्षिण कन्नड़ कर्नाटका। तो एक रॉक कट केव जो है मेगालिथिक पीरियड की वो मिली है कदब तालुक में। ठीक है, यूजुअली मेगालिथिक ब्यूरल साइट जो हैं उनके आसपास स्टोन्स का सर्कल बना हुआ होता था, लेकिन ये जो केव मिली है यहाँ पर क्या है कि सर्कल जो है या ज़ीरो है, उससे ये मार्क है। दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले न्यूज़ में है मार्तांड टेम्पल, जम्मू कश्मीर में ये है। तो लगभग 30 सालों के बाद में नवग्रह अष्टमंगलम पूजा हुई है मार्तांड सन टेम्पल में। इसको बिल्ड किया था ललितादित्य ने। ठीक है, हमारे जो किंग ललितादित्य हैं करकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने ये बनाया था ये मंदिर। ठीक है, ये कश्मीरी आर्किटेक्चरल स्किल को दिखाता है। स्क्वायर फील्ड में बना हुआ है, लाइम स्टोन का यूज़ हुआ है। ठीक है, पिलर्स इसमें ग्रीक पैटर्न के हैं। 15वीं सेंचुरी में इसको तोड़ फोड़ दिया था मुस्लिम रूलर जो सिकंदर बुत श्रीखान हैं, उन्होंने इसको तोड़ दिया था। फिर है इसको साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस भी बोला जाता है। कुछ सन टेम्पल्स और हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि कोणार्क, ठीक है, हमने जिसके बारे में पढ़ा। फिर मोदेरा गुजरात में है, कतरमल सूर्य टेम्पल उत्तराखंड में है, सूर्य पहल टेम्पल आसाम में है, दक्षिणार्क सन टेम्पल बिहार में है, और अरसावली सन टेम्पल हमारा आंध्र प्रदेश में है। सूर्यन कोविल जो है तमिलनाडु में मिलता है। कोणार्क सन टेम्पल, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा ही है। माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की बात करें तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी जो है एक रिपोर्ट दे रही है कि जो माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं इनकी डेवलपमेंट क्या चल रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, उसकी रिपोर्ट ये सबमिट कर रही है। ठीक है, माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो है इसको हम दक्षिण काशी भी बोलते हैं। इसमें 5 टेम्पल हैं। 11वीं और 12वीं सेंचुरी में ये बने हुए हैं। सतारा महाराष्ट्र में ये है। कृष्णा और बेन्ना रिवर जहाँ मिलती हैं वहीं पर ये टेम्पल भी बने हुए हैं। ठीक है, हेमतपंथी स्टाइल में ये बने हुए हैं। हेमाद्री पंडित ने इसको बनाया है। ठीक है, कोड था किसका, सियोनाथ यादव का, देवागिरी में। ठीक है, फीचर्स की बात करें तो ये ड्राई स्टोन मेसनरी पर बने हुए हैं। गर्भगृह है, मंडल है, हेप्टागोनल कंपाउंड है इसमें एक, और दीपमाल है। ठीक है, नेक्स्ट है तेलंगाना रॉक आर्ट साइट। तो एक प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर है। रॉक पेंटिंग्स यहाँ पर मिलती हैं हमें। मीसोलिथिक एज की, मेगालिथिक ब्यूरियल्स मिलते हैं, माइक्रोलिथ्स मिलते हैं, तेलंगाना में ये है। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, एक लार्ज बोल्डर्स हैं उसका ये फॉर्मेशन है, उसके अंदर ये पेंट जो आर्ट साइड है ये हमें मिलती है। माइक्रोलिथिक टूल्स की अगर हम बात करते हैं, रॉक कट स्टाइल की बात करते हैं, और ऐसे आइटम्स वाइसन जो हम पेंटिंग में ये दिखा रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि हाँ भाई ये माइक्रोलिथिक एज से बिलोंग करती है। जो पेंटिंग है मैन की वो वेपन के साथ में दिख रहा है, तो हमें दिखाया जा रहा है कि हाँ ये लेटर हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है अदिचानल्लुर। ठीक है, अदिचानल्लुर। तो जो हमारी ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने गोल्ड डाइडम को अनर्थ किया है एक बड़े से ये बरियल अर्न से। ठीक है, जब वो आदिचनल्लुर में क्या कर रहे थे, एग्जिकवेट कर रहे थे। ये कहाँ पर है, तो तमिराबरनी रिवर के पास में है।
तमिलनाडु में है, ठीक है। एक कोरकाई एक एंशिएंट सी पोर्ट है जो कि संगम लिटरेचर में जिसका नाम था, वो भी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर एक स्केलेटन भी मिला है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि अलग अलग एथनिक ओरिजिन का यहाँ पर हो सकता है। वो बहुत सारे जो स्केलेटन्स हैं वो नॉन इंडियंस के हैं, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर हाँ ग्लोबल ट्रेड भी होता था, क्योंकि नॉन इंडियन यहाँ पर वरना क्या कर रहे थे। अच्छा जी, एएसआई की बात कर लेते हैं। बहुत देर से हम एएसआई के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो इसको जान ही लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अलेक्जेंडर कनिंगम जो हैं उनको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोलते हैं। उन्होंने इसको फाउंड किया था 1861 में, और पहले डीजी भी ये बने थे उसी के। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये आता है, और ये क्वेश्चन बन चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि किसके अंडर ये आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, जो कि हमारे इंडिया की कल्चरल हेरिटेज जो है, नेशनल इंपॉर्टेंस की हेरिटेज है, उसको ये मेंटेन करता है और प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जितने भी आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसको ये रेगुलेट करता है, इंचार्ज है कि ये जो भी हमारे सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनको मेंटेन करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी भी रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन की ऐसी साइट्स की जो कि इसने कहती है कि प्रोटेक्टेड है, तो उसको प्रोटेक्ट करती है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, जो कि आपकी AMASR जो आपकी एक्ट है उसके अंडर 2010 में बना है। अब चेन्नई में हमें 12,000 साल पुरानी हैबिटेशन जो है थी, ऐसा हमें पता लगा है, उसके कुछ एविडेंस मिले हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ आर्टिफैक्ट्स को चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में खोदा है, तो उन्हें पता चला है कि हाँ यहाँ पर तो 12,000 साल पहले भी कुछ लोग रहते थे। ये जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं इसमें क्या है, ये बता रहे हैं कंटिन्यूसली लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मेसोलिथिक एज से पल्लवा पीरियड तक यहाँ पर लोग रह ही रहे थे कंटिन्यूसली। क्या क्या मिला है, तो सरफेस के नीचे स्टोन टूल्स मिले हैं, जैसे हैंड एक्स, स्क्रैपर्स, क्लीवर्स मिले हैं मेसोलिथिक पीरियड के। अपर लेयर में रोमन शर्ट्स, ग्लास बीड्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, टेराकोटा टॉयज मिले हैं संगम एरा के। और सरफेस पर विष्णु और शिवलिंग स्कल्पचर्स मिले हैं जो कि पल्लवा एरा को बिलोंग करते हैं। अब हम देखते हैं पेंटिंग्स और दूसरे आर्ट फॉर्म्स को। सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल को। ये न्यूज़ में क्यों है, तो अभी यूनेस्को ने 50 ऐसी टेक्सटाइल क्राफ्ट जो हैं उनकी लिस्ट को रिलीज़ किया है कंट्री के, जिसका नाम है हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। तो हमारी 50 टेक्सटाइल्स की एक लिस्ट को यूनेस्को ने रिलीज़ किया है, ठीक है। ओरिजिन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं कि हम टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हमारी इंडिया की सिल्क, कॉटन बहुत ज़्यादा फेमस थी, एंशिएंट टाइम से ही फेमस थी, ठीक है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ इंडियन टेक्सटाइल की बात करें तो एम्ब्रॉयडरी में देखने को मिलती है, जैसे फुलकारी है, चिकनकारी है। रेजिस्टेंट टाइड टेक्सटाइल्स में बंधानी है, इकत है, ये देखने को मिल जाती है। प्रिंटेड टेक्सटाइल में कालमकारी है, बागरू प्रिंट से ये देखने को मिलते हैं। हैंड वूवन टेक्सटाइल्स में बनारस ब्रोकेट से, कश्मीर शॉल से ये सब देखने को मिलते हैं। कुछ अगर हम देखें हमारी इंडिया के हेरिटेज का जो क्राफ्ट्स हैं, टेक्सटाइल क्राफ्ट्स हैं, उनको अगर हम देखने की कोशिश करें तो नॉर्थ इंडिया में अगर लद्दाख में देखें तो थिगमा मिलती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में चंबा रुमाल मिलता है, चंबा वैली में है। हरियाणा में हमको मिलती है खीस वीविंग, ठीक है, जो पानीपत में मिलती है। टेपेस्ट्री वीविंग मिलती है पानीपत में। राजस्थान में डंका एम्ब्रॉयडरी मिलती है, और स्प्लिट प्लाई ब्रेड वीविंग भी मिलती है। अच्छा, ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखें तो बिहार में बवन भूति वीविंग होती है नालंदा में, और खेता एम्ब्रॉयडरी होती है किशनगंज में। उड़ीसा में होती है बांधा, ठीक है, टाई एंड डाई रहता है ये। फिर बेरहमपुर पाटा, जिसको हम फाड़ा कुंभा भी बोलते हैं। फिर है ढोला पथार पारदो खोड़ा भी बोलते हैं। डंगरिया कोंड टेक्सटाइल बोलते हैं, और केंदुली पता कैलीग्राफिक वीविंग होती है। अच्छा, और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर अवध चंदानी मिलती है, बलुचारी मिलता है, बदला मिलता है, ग्यासर मिलता है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग भी मिलती है। वेस्ट इंडिया की बात करें गुजरात की तो यहाँ पर आशावली सारी वीविंग होती है, कुश्ती वीविंग होती है, माशरू, मातानी पचेडी, पटोला, रोगन और सुजानी और तंगालिया मिलती है। महाराष्ट्र में हिमरू मिलती है, और मध्य प्रदेश में आपकी नंदना हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। गोवा में होती है कुंभी वीविंग। अच्छा जी, आंध्र प्रदेश में हिमरू हो रही है, सिद्दीपेट हो रही है, और गोंगाडी शीप वूल ब्लैंकेट्स मिलते हैं। कर्नाटका में गुल्लेड गुड खाना मिलता है, एक इक्कड़ मिलता है, और लंबाडी मिलती है। माला कलमरू सिल्क वीविंग होती है। तमिलनाडु में सिकल नायक नपेट कलमकारी होती है, और तोड़ा पेंट एम्ब्रॉयडरी हो रही है। केरल में आयुर्वेदिक टेक्सटाइल्स हमको मिलते हैं। अच्छा, ये जो इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, तो नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट्स क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है, अम्बेडकर हस्तशिल्प
विकास योजना, हैंडीक्राफ्ट्स मेगा क्लस्टर मिशन, मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विस स्कीम। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल को प्रमोट करते हैं। अच्छा जी, बहुत देर हो गई है पढ़ते पढ़ते, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब भाई खेलने का मन है, हम तो अभी भी छोटे हैं, हम तो खिलौना से खेलेंगे भाई। हो जाए हम कितने बड़े हो जाए, हम तो बच्चे हैं, हम तो अभी भी खिलौने से खेलेंगे। ऐसे ही मन हो रहा है क्या? चलो खिलौने के बारे में पढ़ ही लेते हैं। आखिर इंडिया के खिलौनों के बारे में पढ़ते हैं, टॉयज़ ऑफ इंडिया। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने 10 इंडियन स्टैंडर्ड्स जो हैं पब्लिश किए हैं कि अगर आप जो खिलौने बना रहे हो तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। कुछ क्या, पूरे 10 स्टैंडर्ड्स इन्होंने दे दिए हैं। अच्छा, टोटल 10 स्टैंडर्ड्स जो हैं जिसको पब्लिश किया है, जिसमें 7 जो हैं वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ऑन सेफ्टी ऑफ टॉयज़ के ही पार्ट हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑर्डर जो है इसने मैंडेटरी किया था 1 जनवरी 2021 से कि जो बच्चे हैं 14 साल से कम के और उनके लिए अगर कोई खिलौना बनाया जा रहा है तो उनको ये 7 जो भी इन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स दिए हैं इनको फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा और ये फॉलो करना ज़रूरी है। अब ये जो आपका देखा कि ये स्टैंडर्ड्स बनाए हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, तो इसको भी देख ही लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, 2016 के एक्ट से बना है। ये क्या करता है, एक ऐसी बॉडी है जो कि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को देता है कि खाने को लेकर स्टैंडर्ड्स देता है। ठीक है, कुछ आपकी सेफ्टी को रिलेटेड बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को देता है। कई हॉल मार्क और एग्रो मार्क है, इको मार्क है, बहुत सारे मार्क वार्क ये बनाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है। ऑब्जेक्टिव है कि स्टैंडर्डाइजेशन अच्छे से हो सके, मार्किंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन अच्छे से हो सके, स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल की भी बात करता है। 5 इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं, इसमें 25 मेंबर्स होते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसके प्रेसिडेंट होते हैं, ये याद रखना है। अच्छा, अगर हम टॉयज़ की बात करें तो हमारी इंडिया में इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, तो $1.5 बिलियन जो है मार्केट वैल्यू है। ठीक है, हमारी इंडिया में किसकी, जो आपकी टॉयज़ की। और पूरे ग्लोबल मार्केट शेयर में ये सिर्फ 0.5% ही पूरी बैठती है। अच्छा, इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, तो नेशनल एक्शन प्लान लिया गया है इंडियन टॉय के लिए। ठीक है, जिससे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो सके। हैंडीक्राफ्ट्स फॉर टॉय क्लस्टर जो है ये भी आया है। इस स्कीम के अंडर क्या हो रहा है कि हम पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं एमएसएमई को कि वो टॉयज़ जो है वो बनाएं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाएं। फिर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी जो 6 क्लास से अब जो बच्चे हैं उन सबको टॉय बनाना भी सिखाया जाएगा। अच्छा, कहाँ कहाँ पर क्या बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पंजाब में चिनकना बनती है। ठीक है, गुग्गू है, लट्टू है, हंडवाई है, ये हमें पता है कि पंजाब के हैं, आपको याद रखने हैं। गुजरात में थिकते हिंगला है। महाराष्ट्र में है भाटुकरी मिनिएचर किचन सेट है और सावंतवादी है। और कर्नाटका में है चन्नापटना। यूपी में वुडन टॉयज़ मिलते हैं बनारसी में। फिर है ओडिशा में है संबलपुर के टॉयज़ हैं और पेपर माचे है। आसाम में है आसारी खंडी टेराकोटा। मणिपुर में है लाइफवा डीवी। वेस्ट बंगाल में है नाटुन ग्राम डॉल्स। ठीक है, बिहार में है कन्या पुत्री और सिक्की वर्क मिलता है। तेलंगाना में निर्मल टॉयज़ मिलते हैं, चोपू सामान मिलता है। और आपका जो है तमिलनाडु में तंजावुर गोलू डॉल्स मिलती हैं। अब कौन कौन से ऐसे क्राफ्ट्स हैं जो कि न्यूज़ में हैं, तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ क्राफ्ट पीसेस हैं जो G20 समिट हुई थी, तो इन्होंने क्या किया है कि इंडिया के कुछ क्राफ्ट पीसेस को गिफ्ट किया है। जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं G20 के, उनको सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है। पहाड़ी मिनिएचर जो है, जिसको पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जिसको हम कांगड़ा पेंटिंग बोल रहे हैं, ये जो है एक मिनिएचर पेंटिंग का स्टाइल है। इंडिपेंडेंट जो स्टेट है हमारी हिमाचल की, तो वहाँ पर ये डेवलप हुआ है। ये कांगड़ा रीजन की जो पेंटिंग है ये दिखाई जाती है। जो राजा संसार चंद थे उन्होंने इसको पैटर्नाइज़ किया था। कांगड़ा स्टाइल जो है ये बहुत ही पोइटिक और लिरिकल इंडियन स्टाइल है पेंटिंग का। ठीक है, इसमें जो आपकी बहुत ब्यूटी, जो आपकी सीन कहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसमें जो है डेलिकेसी दिखाई जाती है, लाइन का बहुत यूज़ हो रहा है, ब्रिलियंस कलर यूज़ होते हैं और बहुत ही माइन्यूट सी डेकोरेटिव इसमें डिटेल्स होती हैं। भागवत पुराण, गीत गोविंद एंड नल दमयंती, बिहारी सतसाई और रागमाला, बारहमासा, ऐसी जो आपकी थीम्स हैं ये इसमें यूज़ होती हैं। माता ने पछेड़ी की बात करें तो इसका मतलब है कि माता रानी जो है उनके पीछे। ठीक है, ये एक कपड़ा है जिस पर एक मैया का, जो हमारी माता रानी है उनका टेम्पल बनाया जाता है। जो बागरी कम्युनिटी है गुजरात की, पहले ऐसा होता था कि उनको पूजा नहीं करने दिया जाता था, उनको मंदिर में एंट्री नहीं मिलती थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मंदिर में हम नहीं जा सकते तो मंदिर हमारे पास आ जाएगा। मतलब उन्होंने माता रानी का मंदिर जो है एक कपड़े पर ही बनाया था, तो वही है ये मातानी पछेड़ी। इसको कलमकारिया गुजरात भी बोलते हैं।
नेक्स्ट है पिथोरा पेंटिंग्स। ठीक है, तो पिथोरा पेंटिंग जो है ये बहुत पुराने समय से ही चली आ रही हैं। केव पेंटिंग जब होती थी उसी टाइम से पिथोरा पेंटिंग जो है ये चली आ रही हैं। इसको रथवा, भील, नायक, ताड़ी ट्राइब्स हैं गुजरात की, राजस्थान के, एमपी की, वो करते हैं। ठीक है, ये सोशल, कल्चरल, माइथोलॉजिकल लाइफ और जो नीड्स हैं ट्राइबल के वो दिखाती हैं ये पेंटिंग्स। इसमें 7 घोड़े होते हैं। ठीक है, ये ज़रूर आपको याद रखना है, इसमें 7 घोड़े दिखाए जाते हैं। ये पेंटिंग आर्ट फॉर्म इससे ज़्यादा ये एक रिचुअल है उन ट्राइबल्स के लिए। नेक्स्ट है अगाते बॉल्स। ठीक है, तो ये जो बॉल्स है ये अगाते, अगर हम बात करें तो सेमी प्रेशियस स्टोन है जो कि हमें राजपीपला और रतनपुर के जो अंडरग्राउंड माइंस है वहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एनर्जीज़ को ये बैलेंस रखता है और हील करता है हमारी बॉडी, हमारी सोल को। 18th सेंचुरी में एक सी पोर्ट है खंबत का, ठीक है, उसको हम बोलते थे कि वो सेंटर है अगाते इंडस्ट्री का। बर्तन पटोला की बात करें तो डबल इकत इसको बोलते हैं। ये प्योर सिल्क से वूवन किया जाता है 11th सेंचुरी में। ठीक है, ये 11th सेंचुरी से चला आ रहा है, प्योर सिल्क में इसको बुना जाता है। इसमें इक्वल इंटेंसिटी रहती है कलर्स की और डिज़ाइन की, दोनों ही साइड पर। तो आप किसी भी तरीके से इसको पहन सकते हैं, उल्टा और सीधा कुछ रहेगा नहीं, दोनों तरफ से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, पेक्युलर क्वालिटी है इसकी। ठीक है, बंधनी जो है उसका इसमें यूज़ होता है। किन्नौरी शॉल्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की फेमस शॉल्स हैं। ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। सेंट्रल एशियन कल्चर से ये इन्फ्लुएंस रहता है, रिलीजन और कल्चर जो है उसको सिम्बोलाइज करता है, ऐसे मोटिव्स इसमें बनाए जाते हैं। बेस कलर इसका नेचुरल रहता है, जैसे कि ग्रे है, ब्लैक है, ब्राउन और वाइट। ठीक है, इसमें ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन कलर से फिर कलर किया जाता है, डिज़ाइन बनाई जाती हैं। 2 पार्ट में ये बुना जाता है, फिर एक साथ इसको जोड़ दिया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो रोगन पेंटिंग न्यूज़ में है। इंडियन पीएम ने क्वाड मीटिंग जब हुई थी तब उन्होंने जापानीज़ जो आपके पीएम थे उनको एक वाइट रोगन गिफ्ट किया था। रोगन एक कपड़े पेंटिंग का ही, क्लोथ पेंटिंग की एक ऐसी फॉर्म है, पिछले 400 सालों से पुरानी ये ऐसी पेंटिंग की फॉर्म है जो कि उस टाइम पर जो हमारे जो गुजरात है, ठीक है, गुजरात की एक ही फैमिली है, निरोना, कच्छ में है। ठीक है, वो इस पेंटिंग को कर रही है। ठीक है, रोगन का मतलब है, पर्शियन से ये जो वर्ड है रोगन ये आया है जिसका मतलब होता है ऑयल। ठीक है, तो ये पेंटिंग जो है ये बॉइल्ड ऑयल में बनाई जाती है। स्पेशल पेस्ट बनाया जाता है कास्टर का जो कि यूज होता है इस क्राफ्ट में। इसमें ज्योमेट्रिकल मोटिव्स जो हैं वो प्रेफर की जाती हैं। सांची पेंटिंग की बात करें तो यूएस जो है, क्वाड के जो यूएस के पीएम थे या फिर प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, उनको हमारे पीएम ने ये सांची पेंटिंग दी थी। ये पेंटिंग जो है ये वृंदावन उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। 16th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा ये बनाई जाती थी, अभी भी बनाई जा रही है। इसमें स्टेंसिल्स बनाए जाते हैं जो आपके जो हमारे जो कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण जी, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी लाइफ के बारे में स्टेंसिल्स बनाए जाते हैं इस पेंटिंग में। सांझी का मतलब होता है सांझ, सांझ मीन्स होता है शाम। ठीक है, तो इसमें जो शाम उससे रिलेटेड है, जो आपकी रंगोली है हम शाम को बनाते हैं मंदिरों में, उससे ये रिलेटेड है। पत्ता चित्र पेंटिंग की बात करें तो उड़ीसा के सीएम ने पोप फ्रांसिस जो हैं उनको एक पत्ता चित्र पेंटिंग गिफ्ट की है। क्लोथ बेस्ड स्क्रोल पेंटिंग है ये उड़ीसा की यूनिक पेंटिंग है। 12th सेंचुरी से चली आ रही है। स्पेशल कानवास पर ये बनाई जाती है जहाँ पर कॉटन साड़ी जो है उसको हम जो इमली होती है, इमली के पेस्ट में लेयर करते हैं, उसके बाद में क्ले पाउडर से उसको कोट करते हैं, उसके बाद में ये पेंटिंग बनाई जाती है। नेक्स्ट है रॉक कार्विंग्स। तो एक्सपर्ट्स ने रेड फ्लैग दिया है जो आपका मेगा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट है रत्नागिरी में। तो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि नहीं, ये जो रिफाइनरी है नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अगर ये जो आपकी रिफाइनरी बनेगी तो क्या होगा कि कई सारी जो पेंटिंग्स है पुराने ज़माने की वो हट जाएंगी, उन्हें हटाना पड़ेगा। तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स इसको क्लासीफाई किया गया है। ये रॉक कार्विंग्स जो हैं ये हार्ड लैटरिटिक रॉक से बनी हुई है प्रीहिस्टोरिक एरा से। ठीक है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में भी ऐड कर दिया गया है। जो टोटल रॉक कार्विंग है कोंकण रीजन में वो 1000 से भी ज़्यादा हैं, जो कि अलग अलग स्कल्पचर्स को दिखा रही हैं, जैसे एनिमल, बर्ड, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, ये सब इसमें दिखाई जा रही हैं। बट आपको याद रखना है कि इसमें हंटिंग का कोई भी सीन नहीं है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो संतूर मैस्ट्रो जो पंडित शिव कुमार शर्मा हैं, ठीक है, जिनको पद्म विभूषण भी मिला था, अब उनकी डेथ हो गई है। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हम बात करें तो ये 4 ग्रुप में डिवाइडेड हैं। जो भरत मुनि हैं उन्होंने नाट्य शास्त्र में 4 ग्रुप में इसको बांटा था: अवनतवाद, घनवाद, शुशिरवाद और तट
बात, ठीक है। अब नत बात की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम थाप मारते हैं, जैसे कि ढोलक है आपका, जैसे डमरू है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ खाल लगी होती है, उसमें हम हाथ मारते हैं, थाप मारते हैं, तब बजता है, आवाज़ आती है। घनवाद्य में क्या होता है, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें वाइब्रेशन होता है, जैसे घंटी बजाते हैं हम लोग, ठीक है, चिमटा बजाते हैं। फिर है शुशिरपाद, क्या होता है कि इसमें हम हवा फूंक मारते हैं, जैसे कि हम मुरली बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं। तटवाद्य क्या है, स्ट्रिंग होते हैं, जैसे कि हम बजाते हैं गिटार। नेक्स्ट है रंग स्वाधीनता। तो संगीत नाटक अकादमी ने रंग स्वाधीनता को अभी ऑर्गेनाइज़ किया। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी परफॉर्मेंस हुई, जैसे कि पंदुआ का कादा, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि महाभारत और महाराणा प्रताप की जो आपकी बहादुरी है वो दिखाई जाती है। ओघू कथा की बात करी जाए तो तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स की फोक थिएटर फॉर्म है। दादी सिंगिंग ट्रेडिशन है पंजाब का, जो कि गुरु हरगोविंद जी ने इसको स्टार्ट किया था, जिससे कि ब्रेवरी को इंस्पायर किया जा सके। पोवाडा जो है ये सिंगिंग बैलेड्स पॉपुलर फॉर्म है कहाँ का, महाराष्ट्र का। और दस्तन गोई पर्शियन ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग है, जहाँ पर अलग अलग आवाज़ निकाल कर क्या होता है कि रानी लक्ष्मीबाई जी की कथाएँ सुनाई जाती हैं। फिर शुमंग लीला, 50th ऑल मणिपुर शुमंग लीला फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है इम्फाल में। शुमंग लील एक कोर्ट यार्ड प्ले है, ठीक है। यहाँ पर थिएटर है एक, समझ लो, मणिपुर का, जो 19 से 20 सेंचुरी में डेवलप हुआ है। ऐसा माना जाता है कि लाई हरोबा जो है उससे ये डिसेंट हुआ है, ठीक है। आज क्या है कि ये लोगों को एजुकेट करता है कि अपनी सोसाइटी में रिफॉर्म्स लेकर आइए, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, इसके इश्यूज़ को एड्रेस करने की ये बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो फीमेल आर्टिस्ट हैं वो सारे मेल एक्टर्स के रोल को प्ले करते हैं, और मेल एक्टर्स सारे फीमेल जो आर्टिस्ट हैं उनके रोल को प्ले करते हैं। तो एक दूसरे के अलग अलग रोल को ये प्ले करते हैं। नेक्स्ट है पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो पहली जो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूज़ियम है उसका इनॉग्रेशन हुआ है केरल में, ठीक है। पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं पहली ह्यूमैनिटी की सबसे पुरानी, जो मतलब हम ह्यूमंस ने सबसे पहले अगर कुछ भी लिखना स्टार्ट किया था तो उन्होंने पाम लीफ पर ही लिखना स्टार्ट किया था। 2 तरीके के पाम पर ये लिखा जाता है, पामीरा और तालीपोट। पामीरा लीफ जो हैं वो बहुत मोटी होती हैं और इनफ्लेक्सिबल होती हैं, इसीलिए वो समय के साथ साथ टूट जाती हैं। तालीपोट जो ये पतली होती है, इसीलिए फ्लेक्सिबल होती है और ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। 600 साल से भी ज़्यादा ये एग्जिस्ट कर सकती है। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है इसमें इंडिया, नेपाली, साउथ ईस्टर्न कल्चर जो है, साउथ ईस्ट एशियन, ये सारे कल्चर यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। उसकी कई सारी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। डोकरा आर्ट की बात करें तो बंगाल विलेज के लाल बाज़ार जो है, बंगाल विलेज है एक लाल बाज़ार, ठीक है, झारखंड की बाउंड्री पर है। ये डोकरा मेटल क्राफ्ट का एक हब बन चुका है। 2 प्लेसेस बहुत ज़्यादा फेमस हैं वेस्ट बंगाल में डोकरा वर्क के लिए, एक है बिकना बंकुरा में है और दरियापुर बर्धमान में है। डोकरा जो है एक मेटल कास्टेड आर्ट है जो एंशियंट लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करती है, ठीक है। ये जो है नॉन फेरस मेटल का यूज़ करती है और कई सारे जो आपकी स्कल्पचर्स है उसको बनाया जाता है। 5000 साल पुरानी ये आर्ट फॉर्म है, ठीक है, और ये झारखंड की ट्रेडिशनल आर्ट है। और इसी के साथ में हमारा आज का पार्ट होता है ख़त्म, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बोर नहीं हुए होंगे। तो आपको करना क्या है, अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना करें।